अब घुटने के दर्द की हम बात करें कि घुटने के दर्द का कारण क्या है ना। घुटने के दर्द का कारण भी इनमें से बहुत सारी चीजें जो हमने अभी पढ़ी थी बैक के, वो भी हो सकती हैं। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां खोखली होना, उसमें एक कारण है हमारा घुटने का दर्द हो रहा हो। फिर घुटने की हड्डियां जो हैं, ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी ये कमजोर हो रही है, अंदर से खोखली हो रही है, तो हमारे को घुटने का दर्द आ सकता है। दूसरा ओवरवेट, जो हमने बात करी, कहते हैं कि अगर हमारा 1 kg वेट ज्यादा है अपनी हाइट के हिसाब से, घुटने पर उसका 5 गुना वजन बढ़ता है। जैसे मेरा वेट अगर 70 kg होना चाहिए, अगर वो 71 kg है तो घुटने पर उसका असर 75 kg का होगा, कोई घुटने पे सारा वेट पड़ रहा है। तो हमारा 1 kg वेट जो हमारे शरीर में ज्यादा है, घुटने पे वो 5 गुना बढ़ जाता है। अगर किसी का वजन 100 kg है और होना कितना चाहिए 70 kg, तो उसका कितना ज्यादा है, 30 किलो वजन ज्यादा है, तो कितना ज्यादा हो गया, 5 गुना ज्यादा हो गया। तो 150 kg वेट एक्स्ट्रा इस घुटने पर है। और इस घुटने की कल्पना करिए कितने दिन तक चलेगा बेचारा ये, है ना। तो इस वजह से धीरे धीरे घुटना जवाब देना शुरू कर देता है। डेफिशिएंसी, घुटने के अंदर डेफिशिएंसी हो रही है, उसको मिनरल्स नहीं मिल रहे, उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, उसे फैट नहीं मिल रहा, उसको प्रोटीन नहीं मिल रही, उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, उसको कैल्शियम नहीं मिल रहा, उसको आयरन नहीं मिल रहा, उसको फास्फोरस नहीं मिल रहा। मैंने स्केलेटल सिस्टम में बताया था हड्डी के बनने के लिए फास्फोरस और कैल्शियम सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो चाहिए ना। तो डेफिशिएंसी की वजह से भी घुटने का दर्द आ सकता है। एक्सीडेंटल, कहीं पर गिर गए, सीढ़ियों से फिसल गए, ऊपर नीचे पैर पड़ गया, कहीं पर पैर मुड़ गया, तो ये एक्सीडेंटल। कहीं टकरा गया घुटना, कहीं हम रोड पे बाइक में एक्सीडेंट के दौरान सबसे ज्यादा घुटनों में चोट लगती है, घुटनों में लगती है, कोहनी में लगती है, सबसे पहले घुटने में ही चोट लगती है। अगर जो 2 व्हीलर चलाते हैं, क्योंकि 2 व्हीलर गिरते ही हम घुटनों के बल गिर जाते हैं, घुटनों में सबसे ज़्यादा चोट लगती है, तो एक्सीडेंटल हमारे घुटने भी खराब हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण है। इसकी बनावट के हिसाब से बताता हूँ। आपने सुना होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी का मतलब है कि हड्डी के जो घुटने की हड्डियां, इनमें स्वेलिंग आ गई है। स्वेलिंग आ जाएगी तो यहाँ पर आप घुटने को टच करेंगे तो ये लाल लाल सा नजर आएगा, मतलब एक तो लाल नजर आएगा, दूसरा एक गरम गरम सा महसूस होगा। घुटने को ऊपर महसूस करिए, आंख बंद करिए, यहाँ पर एक हीट जनरेट होगी, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। ये इसका सबसे अच्छा वो है सिम्टम। दूसरा, इसकी स्किन चमकीली होगी। चमकीली का मतलब, देखिए मेरे हाथ पर स्वेलिंग नहीं है तो ये एक झुर्री सी है, जब यहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी तो चमक जाएगी, ऐसे चमक जाएगी, तो यहाँ पर एक चमकीली सी स्किन नजर आएगी, लाल नजर आएगी, गर्म महसूस होगी, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के सिम्टम्स है। ठीक, अब तीसरे अगला कि इस घुटने के कार्टिलेज घिस सकते हैं। मैंने आपको बताया था लैमिनेशन है नीचे, घुटने की हड्डियों के नीचे लैमिनेशन है, ये लैमिनेशन घिस रहा है, तो इसको बोलते हैं कार्टिलेज का लॉस होना। कार्टिलेज नए नहीं बन रहे, बन तो रहे थे, मेरे तो बन रहे हैं, अभी मेरे को घुटने का दर्द नहीं है, तो अगर आपको भी नहीं है तो आपके भी बन रहे होंगे, लेकिन जिसको घुटने का दर्द है उसके कार्टिलेज घिस रहे हैं। यानी कि इस हड्डी की हमने प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं करी, मूवमेंट नहीं करी, एक्सरसाइज नहीं करी, खान पान का ध्यान नहीं रखा, तो कार्टिलेज घिसना धीरे धीरे शुरू हो गए। अब कार्टिलेज घिसते ही दर्द सबसे पहले होगा, क्योंकि कार्टिलेज के नीचे क्या है, बोन मैरो है। बोन मैरो जब टकराती है तो हमें फील करती है, पेन का फील होगा, तो कार्टिलेज का घिसना एक भी हमारे घुटनों का कारण है। साइनोवियल फ्लूइड, अब ये हड्डी जो आपस में दूरी बनाए रखी हुई थी, तो ये दूरी के लिए इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड बनाने का काम वहां की सेल करती हैं, वो सेल अब डिजनरेट हो रही हैं, यानी कि हमने उनका ध्यान नहीं रखा है, वो मरती जा रही हैं, और मरने की वजह से यहाँ के घुटने का फ्लूइड खत्म होता चला जा रहा है। तो हमें वहां पर फ्लूइड बनाने की आवश्यकता है। तो इस फ्लूइड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें वेटर प्लस न्यूगॉल कहते हैं, ये हमारे नए सेल को बनाने का काम करता है। तो अगर हम यहाँ पर इस वेटर प्लस न्यूगॉल का काम करेंगे तो ये फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि फ्लूइड बनने की समस्या, जिसको आम भाषा में हम बोल देते हैं कि ये ग्रीस खत्म हो रही है, तो ग्रीस खत्म होने से ये घुटने पास पास आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कि घुटने में गैप खत्म होता चला जा रहा है। गैप का मतलब जो गैप होना चाहिए इतना, वो इतना हो गया, अब ये चलेंगे तो टकराएंगे, तो इसको बोलते हैं ग्रीस का खत्म होना, तो इसको साइनोवियल फ्लूइड की कमी बोलते हैं। इसके बाद हमारी जो है ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बताया, इसके बाद हमारी जो है इसमें वर्साइटिस आती है। वर्साइटिस क्या है, ये जो फ्लूइड है
वर्साइटिस क्या होता है? ये फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड निकल कर पीछे जमा हो जाता है और पीछे एक गांठ सी बन जाती है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अगर उनके उल्टे लिटाएं तो पीछे गांठ, छोटी सी गांठ निकल आती है, उसे हम वर्साइटिस कहते हैं ना। वर्सा जो है इसके बाहर की लेयर है, वर्सा जो बाहर की लेयर, जो एक लेयर है जो इस फ्लूइड को बाहर नहीं निकलने देती है, उसे हम वर्सा बोलते हैं। लेकिन जब उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है तो उसे हम वर्साइटिस कहते हैं, है ना, वर्साइटिस कहते हैं। तो ये वर्साइटिस हो गया, यानी कि फ्लूइड का निकल कर पीछे की तरफ जमा हो जाना, ये हमारा वर्साइटिस है। ये न्यूरोथेरेपी से ठीक हो जाता है। जब हम डेली ट्रीटमेंट देंगे तो धीरे धीरे फ्लूइड अपनी जगह पर चला जाता है, मसल्स में स्वेलिंग खत्म हो जाती है, तो वर्साइटिस का इलाज हो जाता है। घुटने की हड्डियां घुस जाती हैं। जब हमें ये लगता है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है तो धीरे धीरे हड्डियां यहाँ पर घिसना शुरू हो जाती हैं और घिसने की वजह से यहाँ पर आपको रगड़ होती है और चलने में तकलीफ होती है। घुटना कैसे चल रहा है देखिए, इस तरीके से हमारा घुटना चलता है, इस तरीके से चलता है, ये घुटना चल रहा है। नीचे हमारे को साइनोवियल फ्लूइड चाहिए, ऊपर हमारे लिगामेंट की पूरी मूवमेंट है। तो ये लिगामेंट भी इंजर्ड हो सकता है, चोट लगने की वजह से कई बार ये टूट जाता है। अब ज़्यादा मेजर इंजरी हो गई, टूट गया, तो भाई ऑपरेशन ही होगा। अगर थोड़ा बहुत हुआ है तो न्यूरोथेरेपी से भी ठीक हो सकता है। लेकिन लिगामेंट इंजरी का डॉक्टर के हिसाब से तो केवल ऑपरेशन ही है ना। लेकिन अगर यहाँ पर हल्का फुल्का चोट लगी है, लिगामेंट इंजरी हुई है, तो न्यूरोथेरेपी से भी हमने बहुत सारे केसेस को ठीक करा है ना। तो अब चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, एक्सीडेंटल हो, तो हम कारण के हिसाब से न्यूरोथेरेपी के द्वारा इस घुटने को ठीक कर सकते हैं। डेफिशिएंसी है तो उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन्हीं जिस चीज़ों से बना हुआ है, इन्हीं सब में तो तकलीफ आएगी, और घुटने में आएगी कहाँ से कि भाई या तो लिगामेंट इंजरी होगी, लिगामेंट टूटेगा, या इसका जो साइनोवियल फ्लूइड है वो खराब होगा, या इसके अंदर जो कार्टिलेज है वो खराब होगा, या इसके जो बाहर की सपोर्ट है वो खराब होगी, या ऊपर की जो लेयर है उसमें कुछ दिक्कत आएगी, या ऊपर की हड्डी कमजोर होगी, या नीचे की हड्डी कमजोर होगी। इसके अलावा और कहाँ दिक्कत आ सकती है? और तो कुछ है ही नहीं घुटने के अंदर। तो हम इसके हर कारण को ध्यान में रखते हुए इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। घुटने का इलाज संभव है। न्यूरोथेरेपी में हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, उनको प्रॉपर तरीके से हमने ट्रीटमेंट दिया और प्रॉपर तरीके से पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद दोबारा एक्सरे जब कराए गए, उनके दोनों एक्सरों में जमीन आसमान का फर्क आया, यानी कि हमने घुटनों को दोबारा से रिपेयर करा है। घुटनों में एक और आता है ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स आता है, ऑस्टियोफाइट्स प्रेजेंट इन बोथ नी। ऑस्टियोफाइट्स क्या है? जब ये घुटने घिसते हैं तो घिसने के दौरान जो चूरा निकलेगा, इनमें से कचरा तो निकलेगा ही ना, ये कचरा अगर आसपास ही जमा होने लग जाए तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। वैसे तो ये कचरा ब्लड के थ्रू बाहर आना चाहिए, किडनी के थ्रू ये ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू ये बाहर आना चाहिए, लेकिन अगर ये कचरा वहीं पर जमा होने लग जाता है तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। ये ऑस्टियोफाइट्स का मतलब हड्डी का चूरा वहीं पर जमा हो गया है, वो बाहर नहीं आ रहा। तो उस समय पर कचर पचर की आवाज आती होगी। आपने कभी सुना होगा कि घुटनों को आप हाथ रखिए और पेशेंट को कहिए कि आप इसको मोड़िए, तो घुटने में से कचर पचर कचर पचर कट कर 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 ऐसी आवाजें घुटने के अंदर से आती हैं, यानी कि वहां पर वो कचरा अब आपको तंग कर रहा है। तो हमने उस कचरे की भी सफाई करनी है, उस कचरे को भी बाहर निकालना, क्योंकि अब वो जुड़ तो नहीं जाएगा वापस, वो कचरा वहां से निकलना चाहिए। उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स प्रेजेंट्स इन बोथ नी, है ना। तो इस तरीके से घुटने की समस्याओं को भी हम ठीक कर सकते हैं। ये हमारे नीचे की हड्डी है, कई बार इसमें इंजरी हो जाती है तो हमें घुटने की समस्या आ सकती है। ये हमारी फेमर बोन है, जिसको एबीएन हो जाता है। एबीएन का मतलब एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया, यहाँ के ऊपर की हड्डी गल जाती है तो नीचे तक भी डैमेज करती है, कई बार उसकी वजह से भी घुटने में दर्द आ सकता है। और एक और जानकारी देता हूँ, घुटने का दर्द आपको बिना घुटने की वजह से भी आ सकता है, यानी कि कमर की वजह से आपको घुटने का दर्द आ सकता है। L4, L3, L4 से जो नर्व निकलती है वो आपके घुटनों को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। L3, L4 से जो नर्व निकलती है वो घुटनों की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो अगर आपको कमर में चोट लग गई और वो कहाँ लगी? L3, L4 में लगी, तो उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द आ सकता है। कमर में, घुटने में कुछ भी नहीं हुआ,
हुआ कहाँ पर, कमर में, लेकिन उसका असर कहाँ आएगा, आपके घुटनों में आ सकता है। तो कमर की वजह से भी घुटनों में दर्द जा सकता है। ओवरवेट तो बहुत बड़ा कारण है। हमारी उम्र के हिसाब से हमारी बॉडी में डीजनरेशन चलते हैं। डीजनरेशन का मतलब है कि जैसे मशीन है, आपने कोई भी मशीन खरीदी होगी, आपने कुछ भी मोबाइल खरीदा होगा, एक उसकी एक्सपायरी डेट होती है। कंपनी कहती है कि 1 साल तक इसमें खराबी होगी तो हम गारंटी लेते हैं, लेकिन 1 साल के बाद खराबी होगी तो हम कोई गारंटी नहीं लेते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जानते हैं कि जो उन्होंने पुर्जे लगाए हैं इसके अंदर वो 1 साल तक कहीं नहीं जाएंगे, तो उनकी लाइफ है 1 साल तक। लेकिन 1 साल के बाद उन्हें भी पता कि इसके अंदर के पुर्जे धीरे धीरे खराब होना शुरू होंगे, तो 1 साल के बाद की गारंटी नहीं ले रहे वो। तो 1 साल के बाद की गारंटी यानी कि नहीं ले रहे, इसका मतलब कि 1 साल के बाद वो खराब हो सकता है। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारा शरीर पहले रीजनरेट होता है, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, एक उम्र पर हमारा शरीर का विकास रुक जाता है, फिर धीरे धीरे करके हमारा शरीर का ढलाव आता है। जो ढलाव की कंडीशन है, हमारा शरीर जब पुर्जा खराब हो गया यानी खराब होने की कंडीशन में आ गए, तो उस समय हमें ज़्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। अब हमें खान पान का ध्यान रखना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, नहीं तो हमारे खराब होने की स्पीड तेज हो जाएगी। अगर हमने सब कुछ ध्यान दिया, खाने पीने का ध्यान दिया, एक्सरसाइज करी, तो ये खराब होने की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। खराब तो तब भी होगा, लेकिन खराब होने की स्पीड वहां पर 100 है, हम थोड़ा ध्यान करेंगे तो ये 10 पर आ जाएगी। तो 90 की स्पीड को हम कम कर सकते हैं। तो हम डीजनरेशन में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज, खान पान का ध्यान रखकर उसको डीजनरेशन की प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे 60 साल में भी 30 साल के लगते हैं, और बहुत सारे लोग 30 साल के 60 साल के लगते हैं। उदाहरण के लिए अनिल कपूर को देखो, कितना यंग लगता है, एक इतनी ज़्यादा एनर्जी है उसके अंदर, है ना, आज भी इतना यंग है कि वो 60 साल का है जबकि, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास होंगे, वो 30 साल में कहते हैं यार ज़िंदगी तो ख़राब है, नरक हो गई ज़िंदगी, ये तो बेकार है। तो ये 30 साल में ऐसे विचार आ रहे हैं जैसे 70 साल का हो गया वो बेचारा वो। और वो अनिल कपूर आज रात को आएगा 9 बजे देखना उसको, इतना यंग है, इतना फिट है, अपने आप को इतना उसने एनर्जेटिक रखा हुआ है, क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज करता है। वो कहता है जब आप लोग सो रहे होते हैं तब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, मैं 4 बजे उठता हूँ। अक्षय कुमार के देखो, ये इन लोगों ने मेहनत कर रहे हैं शरीर के ऊपर, तब जाकर वो आज इतने फिट नजर आते हैं। तो हम लोग भी करेंगे तो हम लोग भी ठीक हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो सभी का एंड तो है ही है। वो 10 साल ज़्यादा जिएंगे अपनी उम्र से, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डीजनरेशन पर कंट्रोल करा हुआ है कि वो बूढ़े तो वो भी हो रहे हैं, लेकिन उस बूढ़े की स्पीड को उन्होंने स्लो करा है आपके खान पान पर, आपके रहन सहन पर, आपकी दिनचर्या पर और डेली की एक्सरसाइज पर। तो इस तरीके से अगर हमने अपने खान पान पर, एक्सरसाइज पर ध्यान दिया तो ना तो हमें घुटने की समस्या जल्दी आएगी उम्र की वजह से आने वाली, ना ही कमर की आएगी, ना ही हमारे गर्दन की आएगी। तो घुटना, कमर और गर्दन, ये तीनों को ठीक रखने के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं कि हमें अपने शरीर को कचरा का डिब्बा नहीं बनाना है। जब मर्जी जो मर्जी नहीं खाना है, आप खाना खाइए, प्रॉपर खाइए, सारी चीज़ें खाइए, लेकिन एक टाइम फिक्स करिए कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट 8 से 8:30, दोपहर का लंच 1 से 2 बजे, रात्रि का भोजन रात को 8 से 8:30 बजे तक होना चाहिए। ये हमारी टाइमिंग फिक्स हो। इन टाइमिंग में हमें क्या खाना है, जो मौसम में चीज़ें आती हैं वो चीज़ें खानी हैं। इस समय पर गोभी नहीं आती है तो गोभी नहीं खानी है, इस समय पर गाजर नहीं आती है तो नहीं खानी है, इस समय पर चुकंदर नहीं आती है तो नहीं खाना है। जो इस मौसम में फल और सब्जियां आते हैं वही हमें खाना है, और सब कुछ खाना है, हमें अवॉइड नहीं करना। ये तो मैं खाता ही नहीं, ये तो मुझे पसंद नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता, ये तो बना क्यों ली। आप ज़्यादा खाइए या कम खाइए, लेकिन खाइए सारी चीज़ों को। अगर जो पसंद नहीं है उसे 1 कटोरी खा लीजिए, जो पसंद है उसे 1 कटोरा भर के खा लीजिए, लेकिन खानी सारी चीज़ें, क्योंकि जो 1 कटोरी खा रहे हैं उसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू है। वो कहाँ से मिलेगी आपको, वो कहाँ से भरपूर्ति होगी, है ना। तो खाना सब कुछ है, पसंद है तो ज़्यादा खा लो, नहीं पसंद है तो थोड़ा कम खा लो। तीसरी चीज़, हमें प्रॉपर तरीके से अपने जॉइंटों की एक्सरसाइज करनी है। 24 घंटे में एक बार 15 से 20 मिनट हमें अपने शरीर के ऊपर लगाना है, जिससे कि आपके शरीर की मूवमेंट बनी रहे।
और चौथी चीज़, हमें उन चीज़ों को परहेज करना है जो शरीर को नुकसान करें। खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, दर्द है तो बादी की चीज़ें नहीं खानी है, हैवी प्रोटीन्स नहीं खाने हैं। जो हमारा शरीर अगर खराब, हमारा पेट खराब है तो हमें ऐसी प्रोटीन्स हैवी चीज़ें नहीं खानी जो पेट को पचाने में दिक्कत हो, तो घिया, तोरी, टिंडे, लौकी वगैरह खा लीजिए। और पांचवी चीज, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होने चाहिए। हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी का इंटेक करना चाहिए। गर्मियों में कहते हैं 15 से 16 गिलास पानी पीना चाहिए, सर्दियों में कहते हैं कि 9 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। जब हम पानी इतना पिएंगे तो यूरिन आएगा, पसीना आएगा और उसके माध्यम से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान करेंगे तो एक संतुलित भोजन, संतुलित एक्सरसाइज और प्रॉपर तरीके से इंटेक हमारा पानी का और हमारा परहेज हमारे को स्वस्थ रख सकता है, हमारे जोड़ों को स्वस्थ रख सकता है। ठीक, धन्यवाद।